नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल। जितने भी हमने अभी तक कंसंट्रेशन सेल पढ़े हैं, कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसपेरेंस, कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपेरेंट, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, डिटरमिनेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, अब इन सब का क्या यूज है। तो एप्लीकेशन ऑफ दी सेल आर, फर्स्ट हम लेते हैं डिटरमिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ आयन इन डाउटफुल केसेस। कई बार क्या होता है, हमने कोई सॉल्यूशन लिया, ठीक है, अब सॉल्यूशन के अंदर आयन ऐसा है कि वो एक से ज्यादा वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है, तो पर्टिकुलर आयन किस वैलेंसी में है इसका हम डिटरमिनेशन इस मेथड से कर सकते हैं बाय डिटरमिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन सेल। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज डिटरमिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ आयन इन डाउटफुल केसेस। हिंदी में बोले तो विसंगत स्थिति में आयनों की संयोजकता के निर्धारण में ये जो विधि है काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस विधि को सबसे पहले किसने दिया था? इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट ऑग, O-double-G, ऑग इन 1900, आप देख सकते हैं 1898 के अंदर ऑग जो साइंटिस्ट था O-double-G, उसने ये मेथड दिया कि हम कैसे वैलेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या किया था इन्होंने मर्क्यूरस नाइट्रेट, ठीक है, के अलग अलग दो सॉल्यूशन लिए और एक ऐसा सेल सेटअप किया, एक के अंदर मरकरी इलेक्ट्रोड है और मर्क्यूरस नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। सेकंड जो सेल का पार्ट है, या हम बोलेंगे कैथोडिक कंपार्टमेंट, उसमें क्या किया, सिल्वर मरकरी है लेकिन मर्क्यूरस नाइट्रेट दूसरी कंसंट्रेशन का है। तो सेल का कंस्ट्रक्शन लगभग सेम है। एनोडिक कंपार्टमेंट में भी आप देखेंगे मरकरी एनोड है और मर्क्यूरस नाइट्रेट सॉल्यूशन है। कैथोडिक कंपार्टमेंट मरकरी या मर्क्यूरस नाइट्रेट सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग होने की वजह से ये पार्ट जो है वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है और दूसरा पार्ट जो है वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सेल की हम सेल रिएक्शन या ईएमएफ ऑफ द सेल हम किस तरह से देंगे? द ईएमएफ ऑफ द सेल इज गिवन एज अगर मैं पूरा RT अपॉन NF रख के मैं R और T की वैल्यू उसमें पुट कर देती हूँ, R की वैल्यू 8.314, T 298 केल्विन टेम्परेचर, उस केस में जो मेरा फॉर्मूला आएगा 0.0591 अपॉन N। NF की जगह मैं F की वैल्यू रख रही हूँ, अभी N की वैल्यू मैंने नहीं रखी है, log C2 अपॉन C1। C2 की कंसंट्रेशन मुझे पता है और C1 की कंसंट्रेशन मुझे पता है। जब मैं सेल बनाती हूँ तो सेल का EMF मुझे पता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी फाइंड आउट वैलेंसी ऑफ पर्टिकुलर डाउटफुल आयन, ठीक है। तो N रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ, यहाँ पर N क्या होगा, वेयर N रिप्रेजेंट द वैलेंसी संयोजकता, जो कि हम निकालने वैलेंसी ऑफ मर्क्यूरस आयन, ठीक है। जो वैलेंसी हम निकालना चाह रहे हैं, वैलेंसी ऑफ मर्क्यूरस आयन, वो किससे इंडिकेटेड है? N से। N इंडिकेट द वैलेंसी ऑफ मर्क्यूरस आयन, ठीक है। C1 और C2 क्या है यहाँ पर? कंसंट्रेशन 298 केल्विन टेम्परेचर है, यहाँ पे देखेंगे दिस इज द 298 केल्विन। So EMF of the cell is given as EMF equal to 0.0591 upon N log C2 upon C1 at 298, where N represent the valency of Hg2 plus ion, ठीक है। अगर हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझना चाहते हैं तो आप एग्जांपल लिखिए, द EMF ऑफ द सेल, ये सेल है, इसका EMF हमने किस प्रकार दिया है कि जो मर्क्यूरस आयन है उसकी जो कंसंट्रेशन है न्यूमेरिकल के अंदर इट इज 0.02 m, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी? 0.02 m। सेकेंड कंपार्टमेंट है कैथोडिक कंपार्टमेंट, उसमें जो मर्क्यूरस आयन है उसकी कंसंट्रेशन है 0.2 m। जो इस तरह का जो मैंने सेल बनाया उसका सेल पोटेंशियल है 0.0295 वोल्ट। ईएमएफ कितना है इसका? 0.0295 वोल्ट। ये सेल पोटेंशियल होगा 0.0295 वोल्ट। ये सेल हो गया हमारा, ठीक है। कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ मर्क्यूरस आयन, कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ मर्क्यूरस आयन, हमें इससे n का मान निकालना है। तो n का मान कैसे निकालोगे आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0.0295 लिख देंगे, ठीक है। 0.0591 दे रखा है, n दे रखा है, log
C2 कितना है मेरा 0.2 है ना, C2 0.2 और C1 कितना है 0.02। ये सारी वैल्यू रख दी, EMF ऑफ द सेल रख दिया, C2 की वैल्यू रख दी, C1 की वैल्यू। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, n इक्वल टू आता है 2, n इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू जो 2 आ रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी मर्क्यूरस आयन है उसकी वैलेंसी कितनी है 2। तो मैंने एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से हम अदर आयन जिसकी वैलेंसी डाउटफुल है उसकी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है उसकी डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ फाइंड इन डाउटफुल केसेस, आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब सेकंड लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अल्पविलेय सॉल्ट। एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अल्पविलेय। अब अल्पविलेय और पूर्ण विलेय में क्या अंतर है, आप अगर NaCl को पानी के अंदर मिलाओगे, ठीक है, NaCl लिया, नमक लिया, सॉल्ट लिया और वाटर लिया, आपने दोनों को मिक्स किया, आप थोड़ी देर बाद फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेयर इज सॉल्ट एंड वेयर इज वाटर, नो, क्योंकि ये इट इज कम्प्लीटली मिसिबल। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, कम्प्लीटली विलेय। इस तरह से आप शुगर मिलाओगे पानी के अंदर, शुगर, हालांकि शुगर इज नॉट अ सॉल्ट, इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कुछ ऐसे होते हैं सॉल्ट कि आपने पानी के अंदर मिलाया लेकिन वो बिल्कुल नहीं घुल रहा है, जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को पानी के अंदर मिलाओगे, आप कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होता। कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनका थोड़ा सा अमाउंट जो है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है और थोड़ा सा जो है अविलेय रह जाता है। इस तरह के सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम, अल्पविलेय सॉल्ट। तो इसका एग्जांपल है अल्पविलेय सॉल्ट का बेरियम सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है। तो ये सॉल्यूशंस जो है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लाइक जैसे AgCl है, बेरियम सल्फेट है, ये हमारे कैसे अल्पविलेय। अल्पविलेय का मतलब स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, कुछ पार्ट सॉल्युबल रह जाता है, कुछ पार्ट जो है वो इनसॉल्युबल रहता है। तो इनकी हम सॉल्युबिलिटी कैसे फाइंड आउट करें, इनकी सॉल्युबिलिटी हम कंसंट्रेशन सेल बनाकर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ये देखिए कैसे मैंने कंसंट्रेशन सेल बनाया, इसके अंदर सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड को N/100 AgNO3 सॉल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ है और ये वाला जो पार्ट है कैसे एक्ट कर रहा है, एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। सेकंड जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर क्या लिया है, N/100 KCl लिया है। ठीक है, N/100 KCl को किसके अंदर डिप किया है, सिल्वर के अंदर डिप किया है। ये वाला कंपार्टमेंट एनोडिक है, ये वाला कंपार्टमेंट क्या है आपका, कैथोडिक कंपार्टमेंट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो कंपार्टमेंट है सेकंड N/100 KCl सॉल्यूशन वाला, जिसको हम कैथोडिक कंपार्टमेंट कह रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा सा एक ड्रॉप में क्या मिला देती हूँ, AgNO3। समझ जाए इसको, इस वाले कंपार्टमेंट में थोड़ा सा मैं AgNO3 मिलाऊंगी, 1-2 ड्रॉप, उससे क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड विद AgCl, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट KCl के अंदर मिलाते ही AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा और KNO3 फॉर्म होगा। ठीक, तो हम इसको सैचुरेटेड कैसे करेंगे, सैचुरेटेड विद AgCl, AgNO3 मिलाकर इस वाले कंपार्टमेंट में कितना मिलाना है, हमें सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप AgNO3 मिलाना है। ये N/100 जो KCl का सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड विद AgCl। ठीक है, सो टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl, अगर मैं इंग्लिश में बोलती हूँ तो कैसे बोलूंगी इसको, टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl, a drop of AgNO3 is added into KCl solution. KCl is added to increase the conductivity of the solution. Clear? So the EMF of the above cell is given as, EMF कितना है सेल का, E equal to 0.0591, E equal to 0.0591। ठीक है, log C जो कंसंट्रेशन है इसकी कितनी, 0.01 अपॉन C1। ठीक है, एट 298 केल्विन। ये किसका है, EMF, E सेल, क्या कौन सा सेल, ऊपर वाला जो सेल है इसका EMF मैं इस फॉर्मूले से दे सकती हूँ, इक्वल टू 0.0591 log 0.01 अपॉन C2 एट 298 केल्विन। C2 क्या है, C2 इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन ग्राम। C2 क्या है, C2 is the concentration of Ag plus ion. This is the, suppose this is C2
C2 is the concentration of Ag plus ion. C2 is the concentration of Ag plus ion in gram. So C2 is determined if E is measured experimentally. अगर हमें E पता लग गया, ये कांस्टेंट है 0.059, 0.01 कंसंट्रेशन में पता है, C2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे. C2 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन. ठीक है. कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन 0.01 है, क्योंकि KCl का सॉल्यूशन है यहाँ पर, है ना. 0.01 KCl है. 0.01 KCl का मतलब क्या है? इसके अंदर 0.01 K प्लस है प्लस 0.01 इसके अंदर Cl माइनस है. तो हमें Cl माइनस की कंसंट्रेशन पता है कि कंसंट्रेशन कितनी है? 0.01 है. ठीक है. So if it is assumed that KCl is completely ionized, solubility product of AgCl may be given by, अगर हम ये मान लें कि जो KCl है, ठीक है, वो सॉल्यूशन के अंदर पूरी तरह से आयोनाइज्ड है, उस केस में जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl को हम कैसे दे सकते हैं? हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कह सकते हैं KSP. KSP का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन. सॉल्युबिलिटी हमें पता लग गया, Cl माइनस की कंसंट्रेशन पता लगे, हम आसानी से हम Ag का मान निकाल सकते हैं. KSP हमें पता लग गया. ठीक है. Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन C2 है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी? 0.01. इस तरह से हम इजीली जो है वो KSP की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl हम कैसे देते हैं? रूट KSP. सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl root KSP. So by using this formula we can easily find out the solubility product. I think clear. एक बार और सुने कैसे फाइंड आउट करोगे? डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट अल्कोहल या लवणों की सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम सेल बनाते हैं. सेल के अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक एनोडिक कंपार्टमेंट है, दूसरा कैथोडिक कंपार्टमेंट है. एक के अंदर हम N/100 AgNO3 लेते हैं, दूसरे के अंदर हम N/100 KCl सॉल्यूशन लेते हैं. N/100 KCl को सैचुरेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें एक या दो ड्रॉप हम क्या डाल देते हैं? AgNO3 भी डाल देते हैं. AgNO3 डालने के बाद एक ऐसा बन जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है. ठीक है. इस सेल की मैं EMF के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखूंगी. इस सेल के लिए जो EMF है मैं कैसे डिटरमाइन करूंगी? E = 0.0591 log 0.01 upon C2 at 298 केल्विन. आप ये देखें C2 क्या है? C2 यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन है. ठीक है. ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, मैं C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी. दूसरा तरीका क्या है कि मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मेथड से फाइंड आउट करूं. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे देते हैं? KSP = Ag plus Cl minus आयन. ये फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा होगा. KSP कंसंट्रेशन ऑफ C2 में फाइंड आउट करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस है 0.01. सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl is given as root KSP. So by using this formula we can find out the this concentration of Ag plus ion. तो इस तरह से हम ये मेथड अप्लाई करके हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की. नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसको हम हिंदी बोलते हैं विभव मूलक अनुमापन. तो ये अनुमापन या टाइट्रेशन किस प्रकार है और किस प्रकार से हमारे लिए उपयोग किए, क्या एप्लीकेशंस है इसकी, और क्या यह हमारा जो नॉर्मल टाइट्रेशन है उनसे अपने आप को अलग करती हैं, ऐसी क्या खास बात है. तो इम्पोर्टेंट बात यह कि यहाँ पर हमें आप किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर ऐड नहीं करना है सॉल्यूशन के अंदर. हम क्या करेंगे? हम सिंपल पोटेंशियल मेजर करेंगे. जिस सॉल्यूशन की हमें कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, हम कह सकते हैं जिस सॉल्यूशन की हमें चालकता ज्ञात करनी है, उसको हम सेल में ले लेंगे. सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे. एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होगा जो नॉर्मली हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या हम ग्लास इलेक्ट्रोड लेते हैं. जो सेकंड इलेक्ट्रोड है काउंटर इलेक्ट्रोड, वो क्या होता है? कैलोमल इलेक्ट्रोड. ठीक है. टाइट्रेशन के लिए मैं क्या लेती हूँ मोस्टली? सपोज मैं अगर एसिड बेस टाइट्रेशन कर रही हूँ तो मैंने बेस किसके अंदर लिया है? ब्यूरेट के अंदर लिया है. धीरे धीरे मैं बेस डालती जाऊंगी. बेस डालने पर क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बदलती जाएगी. कंडक्टिविटी बदलने की वजह से क्या होगा? आयंस का माइग्रेशन डायरेक्ट किसको शो कर रहा है? EMF को. सेल पोटेंशियल. सेल पोटेंशियल के अंदर वेरिएशन आएगा. सपोज मैंने क्या किया? 0.5 ml NaOH सॉल्यूशन ऐड किया. हर बार 0.5 ml
सबसे पहले मैं विदाउट एडिशन ऑफ NaOH सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेती हूँ, फिर मैं क्या करती हूँ 0.5 ml NaOH ऐड करती हूँ, उसके बाद जो सेल पोटेंशियल के अंदर वेरिएशन हो रहा है वो नोट डाउन कर लूँगी। सारी रीडिंग नोट डाउन होने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कब कुछ रीडिंग के अंदर वेरिएशन आ रहा है, कब फ्लक्चुएशन आ रहा है। लास्ट में क्या करते हैं, EMF और वॉल्यूम ऑफ एडेड NaOH के बीच के अंदर हम ग्राफ कर्व प्लॉट करते हैं, और वो जो कर्व जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है आपको पता लगेगा वो पॉइंट हमें क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आज इसका प्रिंसिपल डिस्कस करूंगी, डिटेल में मैं नेक्स्ट टॉपिक मैं इसको कवर करूंगी। सो इट इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद एडिशन ऑफ टाइट्रेंट। क्या हो रहा है यहाँ पर, हम क्या मेजर कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद एडिशन ऑफ टाइट्रेंट। हम क्या ऐड कर रहे हैं, टाइट्रेंट। ठीक है, सुटेबल इलेक्ट्रोड इज कैप्ड इन अ सॉल्यूशन एंड डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड विद द एडिशन ऑफ टाइट्रेंट। मैं इसको बनाने की कोशिश करती हूँ। सपोज मेरा ये सेल है, ठीक है, मैंने इसके अंदर जो सॉल्यूशन ले लिया। अब इस सेल के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, एक NHE, ये आपका नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन यहाँ से पास हो रही है, हाइड्रोजन एट 1 एटमॉस्फेयर। ये क्या है, प्लेटिनम का वायर है। दूसरा जो इलेक्ट्रोड है मेरा वो कौन सा है, कैलोमल इलेक्ट्रोड। आप देख सकते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड किस तरह से कंस्ट्रक्टेड है, इसके अंदर सैचुरेटेड KCl भरा हुआ रहता है। द सेकंड इलेक्ट्रोड इज अ कैलोमल इलेक्ट्रोड, या हम इसको बोलेंगे सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसको हमने बंद किया हुआ है एज सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, SCE। ठीक, ये अपना NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और जो जिससे मुझे टाइट्रेट करना है, टाइट्रेट उसको मैं क्या ले लूंगी, ब्यूरेट के अंदर ले लूंगी सॉल्यूशन को। ब्यूरेट ऊपर है, हालांकि देख सकते हैं यहाँ तक इसको बनाते हैं। ब्यूरेट के अंदर मैंने वो सॉल्यूशन ले लिया, इसको 1 ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको गिराना है। ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन से क्या होगा, तो सेल का पोटेंशियल है, यहाँ पे सपोज मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया, ये क्या दे रहा है, EMF ऑफ द सेल। जो EMF है वो सेल का चेंज हो रहा है, EMF ऑफ द सेल। और बाद में जो वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, सपोज दिस इज द NaOH सॉल्यूशन। मैं बाद में क्या करूंगी, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगी। किस किस के बीच में, सेल पोटेंशियल E और वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमें क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्या इसका प्रिंसिपल है, और मेन हम इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल टाइट्रेशन है उनसे वो अलग है। कौन कौन से पॉइंट्स क्या हैं जो हमें डिफरेंशिएट करते हैं। पहला है कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन is with the help of potentiometric titration we can titrate. Secondly, इसमें हमें किसी भी तरह की कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती, किसी भी तरह की किसी सूचक की जरूरत नहीं होती। तीसरा क्या है, अगर हमारा सॉल्यूशन कलर्ड है, कलर्ड सॉल्यूशन है, तो भी हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन से उसका अनुमापन कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्या है कि जब हम नॉर्मल टाइट्रेशन करते हैं तो हम कैसे सॉल्यूशन ले रहे हैं उसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए कि एसिडिक है, बेसिक है। उसी बेसिस पर हम इंडिकेटर यूज करते हैं कि मिथाइल ऑरेंज लें या फिनोप्थिल लें। यहाँ पर हमें किसी आइडिया की जरूरत नहीं है, सिर्फ EMF की वेरिएशन से और आपका जो भी टाइट्रेंट है उसकी वेरिएशन से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ का जो भी पॉइंट होगा इन्फ्लेशन, उससे हम एंड पॉइंट या पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आई थिंक आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन।